सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, बीजेपी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी जी। हरियाणा में तो चलिए आपकी सरकार बनती दिख रही है, जैसा रुझानों में स्पष्ट हो रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर में आप कैसे पिछड़ गए? देखिए, एक बात मैं स्पष्ट कहूं, हरियाणा में जो जो चुनाव के रुझान स्थिर होते चले जा रहे हैं वो उस दिशा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक, निर्णायक और प्रभावी जनादेश की तरफ आगे बढ़ रही है। जम्मू कश्मीर में मैं मानता हूं कि जब अंतिम परिणाम आएंगे आप निष्कर्ष तब तय करिएगा। भारतीय जनता पार्टी अब तक का अपना सबसे शानदार प्रदर्शन करेगी। और मैं सबसे बड़ी बात कह रहा हूं, जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है कि यहां पर लोकतंत्र का यह पर्व जिस व्यवस्थित ढंग से हुआ, सोचिए वो लाल चौक जहां 90 के दशक में 15 अगस्त और 26 जनवरी को राज्यपाल झंडा नहीं फहरा सकता था, आज आप सब लोगों ने जाके वहां रात में इलेक्शन कैंपेन देखा, 60% पोलिंग हुई, छम जैसे इलाके में 80% पोलिंग हुई। मुझे लगता है कि कम से कम लोकतंत्र की जीवंतता के लिए मोदी जी को साधुवाद देना चाहिए, बधाई देनी चाहिए। सुधांशु जी, आप कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के नतीजों के लिए हमें पूरा इंतजार करना पड़ेगा। सुधांशु जी, सुधांशु जी, आप कह रहे हैं ना कि जम्मू कश्मीर के नतीजों के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। सेम यही बात कांग्रेस कह रही है हरियाणा के लिए कि थोड़ा इंतजार कीजिए, ये रुझान पलट जाएंगे। मैंने तो, आपने मेरा शायद पहला वाक्य गौर से नहीं सुना, मैंने क्या बोला? हरियाणा के रुझान उत्तरोत्तर जिस दिशा में स्थिर होते चले जा रहे हैं, यानी ग्रेजुअली दे आर कंसोलिडेटिंग इन दैट डायरेक्शन, उसके आधार पर हम आश्वस्त हैं कि हमें निर्णायक जनादेश मिलेगा। और मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में अगर मोदी जी को इस लोकतंत्र के पर्व के लिए बधाई देनी चाहिए तो कम से कम उन लोगों को माफी मांगनी चाहिए अगर उनको लग रहा है कि वो कश्मीर में आगे हैं, जो जाके विदेश में कहते थे कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है। मुझे लगता है चुनावी नफे नुकसान के आधार पर देश को बदनाम करने की राजनीति नहीं। सुधांशु त्रिवेदी, जिस समय हवा चल रही थी, कांग्रेस ये दावा कर रही थी कि आंधी चल रही है कांग्रेस की, 60 सीटों का, 65 सीटों का दावा कर रही थी, ऐसा बीजेपी ने कौन सी जादू की छड़ी घुमाई कि ये तस्वीर पलट गई? जो जीत का दावा जहां तक स्थिर हो रहे हैं आंकड़े आप कर रहे हैं, और ऐसा क्या मास्टर स्ट्रोक रहा हरियाणा में? क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी आपके विरुद्ध जा रही थी, किसानों का गुस्सा आपके विरुद्ध जा रहा था, पहलवानों का, जवानों का, अग्निवीर का मुद्दा उठाया गया। ऐसी कौन सी जादू की छड़ी चलाई? क्या नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाना मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ, जैसे कि गुजरात में सीएम बदलना और उत्तराखंड में हुआ? देखिए, जो लोग हवा चलने की बात कर रहे थे वो धरती पर न जाकर कमरे में बैठ के एसी की हवा के आधार पर कह रहे थे कि हवा बदल रही है। फैक्चुअल स्टेट ये था कि वो यथार्थ पे न होके 99 के नशे में थे। थर्ड अटेम्प्ट में थर्ड डिजिट न टच करने के बाद 99 सीटों का नशा इतना मदहोश किए हुए था उनको कि वो जो एक पुराना फिल्मी गीत था ना, जिसको देखो वही आज मदहोश है, आज तो मैं दीवाना गजब ढा गया, तो मदहोश हो गई थी कांग्रेस 99 के नशे में, और दीवाना जो था वो राहुल गांधी जी हो गए थे। तो उनके नजरिए से शायद जो लोग प्रभावित होंगे उन्हें लग रहा होगा कि एकदम से बदलाव आ गया। हम तो धरती पे खड़े थे, हमेशा से खड़े थे और यथार्थ के आधार के ऊपर खड़े होकर काम कर रहे थे। बदलाव उनके नजरिए में आया जो हवा में, अपने भ्रम के वातावरण में उन्हें लग रहा था कि एक बार जो लोकसभा में उन्होंने वातावरण बनाने में सफलता हासिल की वो सफलता होगी। मुझे लगता है फिर भी अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा करिए, हमारी सफलता और बड़ी और प्रभावी नजर आएगी। ठीक है, अतुल होने का मैं रुक करना चाहूंगी। अतुल पाटिल साहब, जवाब देना चाहेंगे सुधांशु त्रिवेदी का? भ्रम की हवा आपको लग रही थी, कोई आंधी नहीं थी आपकी, ये भ्रम की आंधी थी। बिल्कुल सुधांशु जी को मैं नहीं, ऐसा है कि जिन्होंने आंसू गोले छोड़े, जिन्होंने पानी के फव्वारे किसानों पे छोड़े, जिन्होंने कील खोदी, जिन्होंने एमएसपी का वायदा देकर पीठ दिखा दी किसानों को, वो अगर ये बात कर रहे होंगे कि हमने बहुत काम किया है तो वो अपने गिरेबान में झांक कर जरूर देखें। वो अपने गिरेबान में झांक कर ये भी देखें कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह का बर्ताव उनका रहा है, जिस तरह से उन्होंने मनोनीत कैंडिडेट की नियुक्ति कर अपनी हार मान कर जनादेश को ठुकराने की कोशिश कल तक की थी, वो भी सारी देश ने देखा है। और ये कहते हैं कि हम संविधान को कुचलते नहीं है, तो आप संविधान को बार बार कुचलते हो और आप तानाशाही दिखाने की पूरी तरह से कोशिश करते हो। मैं आज भी अभी भी कह रहा हूं, मैं अभी भी 26 सीटें जो है वो कभी कांटे की टक्कर में है। ये बायलैटरल कंटेस्ट है और इस बायलैटरल कंटेस्ट में देखना कांग्रेस ही आखिर में आपको हरियाणा में सरकार बनाते हुए दिखाई देगी। लेकिन मैं जरूर ये बात कहूंगा, जम्मू कश्मीर की नाराजगी का आपने जिक्र किया, जवानों की नाराजगी का जिक्र किया, पहलवानों की नाराजगी का जिक्र किया, तो फिर ये रुझान इतने उलट क्यों आ रहे हैं? अगर सबकी नाराजगी बीजेपी से थी तो फिर आपको जमकर वोट क्यों नहीं पड़ा?
देखिए शोभना अगर जी, मैं आपने कहती भी हूँ रुझान आंकड़े की बात बदल की भी है, जाए, तो रुझान मैं पे- छोटा सा अपनी बात पूरी कर लूं। मैं कहती हूँ चलिए मैं आपके हक में ये मान भी लेती हूँ कि आंकड़े शाम आते आते कुछ बदलेंगे, हो सकता है कि आपकी हवा चल जाए, लेकिन आप देख रहे हैं कि 10 साल के टेन्योर के बाद भी बीजेपी ने आपको जिसे कहा जाए करारी टक्कर दी है। आप स्वीप नहीं कर पाए हैं इतनी सब नाराजगी के बावजूद। देखिए, चुनाव में अपनी अपनी ताकत, अपनी अपनी कोशिश, अपने अपने मुद्दों पर रहना पड़ता है। हम हर वक्त इंसानों के मुद्दों पर, नागरिकों के मुद्दे पर रहे। हम किसान, पहलवान, नौजवान की बात कर रहे थे, हम अग्निवीर की बात कर रहे थे, हम महंगाई की बात कर रहे थे, हम हरियाणा के लोगों की बात कर रहे थे। ये लोग तो आ जाकर हिंदू मुसलमान में कैसा भेद पैदा किया जाए, भाषा के नाम पर कैसा भेद पैदा किया जाए, इसी पर ये चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन जम्मू कश्मीर के बारे में एक जरूर मैं बात बता दूं, ये जो कहते हैं ना कि पहली बार हुआ है, पहली बार हुआ है, जब आतंक अपने चरम पे था ना, तब भी चुनाव करके दिखाए हैं। और हर वक्त ये लोग गए ना लाल चौक में, तो आर्मी की सिक्योरिटी में गए हैं या आर्मी के फाइटर्स में गए हैं, वहां हमने जाने की ये की तो इन्होंने एयरपोर्ट पे रोका है। तो लोकतंत्र को किसने रोका है ये भी हमने देखा है, और किस तरह से विपक्ष को कुचलने की कोशिश की सुधांशु ने, ये भी हमने देखा है। तो ये ऐसा ना सोचे कि हमें इतिहास पता नहीं और इन्हें इतिहास पता है। क्या बात कर रहे हैं आप? जवाब दीजिए आतंक जी को छोड़ने वाले लोग आप। नवासी, सुनिए सुनिए, एक मिनट सुधांशु जी, एक मिनट। 89 में आतंकियों को छोड़ने वाले आप लोग, 98 में आतंकियों को छोड़ने वाले आप लोग, उसका खामियाजा देश ने भरा है, और आप हमें छाती चौड़ी करके बताते हो। थोड़ा तो सोच लीजिए कीजिए कि अपना इतिहास कितना काला है। आतंकियों को छोड़ने वाली कोई अगर इकलौती पार्टी होगी देश में तो उसका नाम भाजपा है। हाँ, अब मैं जवाब दे दूं। देखिए, मैं अतुल जी की बात का क्रमशः जवाब देता हूं। हरियाणा में कांग्रेस शानदार प्रदर्शन कर रही है। ये कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान हम करते हैं। मेवात के इलाके में कांग्रेस शानदार प्रदर्शन कर रही है। जो ममन खान कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, जिन्होंने सीधे कहा था नूह का बदला लिया जाएगा, वो शायद अभी तक 40,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। और वो तो हिंदू मुसलमान तो हम कर रहे हैं। और जहां पर अपेक्षाकृत शिक्षा का स्तर सबसे अच्छा, जहां प्रोफेशनल है, गुड़गांव में अभी की जानकारी में कांग्रेस तीसरे नंबर पे चल रही है, अंबाला में तीसरे नंबर पे चल रही है, बल्लभगढ़ में शायद चौथे नंबर पे चल रही है। तो साफ समझ में आता है कि जहां पर विकास है और वहां पे, और जहां हिंदू मुसलमान का मुद्दा है, वहां कांग्रेस लाभार्थी बन के दिख रही है। और कश्मीर के बारे में मैं बताना चाहता हूं, आपके दौरे हुकूमत में वो दौर था जब 26 जनवरी 1992 को हमारे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जोशी तिरंगा यात्रा लेके गए थे, और उसका यात्रा का संयोजकत्व युवा नेता के रूप में मोदी जी कर रहे थे। तो आपकी सरकार ने जाने नहीं दिया, कहा था हेलीकॉप्टर से भेजेंगे, बाई रोड नहीं जा सकते। और अभी जब राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो तथाकथित यात्रा में लेके गए थे, तो जलवाए जलाल से जलवा अफरोज होते हुए बाई रोड गए, और भैया बहन कितने अच्छे ढंग से एक दूसरे के ऊपर गए, उसके बर्फ के गुब्बारे फेंक रहे थे, बर्फ के गोले फेंक रहे थे, ना हथगोले फेंके जा रहे थे, ना पत्थर फेंके जा रहे थे। उसके बाद भी आपको लगता है कि हालात में कोई बदलाव नहीं हुआ था। एक दौर था जब, अब हमारी सरकार आने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे खत्म हो गए, ISIS के झंडे खत्म हो गए, कोई भी ऐसी भीड़ निकलती नहीं है। जुमे की नमाज को निकलते हुए पत्थरबाजी करते हुए इंस्पेक्टर अयूब पंडित को खत्म कर दे, पत्थरबाजी खत्म हो गई। और जो कहते थे तिरंगे को कंधा देने वाला नहीं मिलेगा, वहां डल लेक पे तिरंगे की कतार दिख गई। और मैं पत्रकारों से कहता हूं, आज से पहले कितनी बार डल लेक के किनारे खड़े होकर आप लोगों को पूरे निर्भीकता के साथ अपने पत्रकारिता करने का मौका मिला। ठीक है सुधांशु जी, मेरे साथ विठल चौधरी जी यहाँ पर मौजूद है, कुछ आपसे पूछना चाहते हैं। मुझे जवाब देना है शोभना जी, जवाब देना है। अच्छा ठीक है अतुल जी, पहले आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद विठल जी मैं आपका रुख करूंगी। ठीक है अतुल जी, बोलिए बोलिए। देखिए, बराबर इन्होंने नूह से शुरू किया, बराबर ये हिंदू मुसलमान करने के लिए चूकते नहीं है। सुधांशु जी हालांकि संजीदा इंसान है, लेकिन बीजेपी में होने की वजह से उन्हें यह करना पड़ता है, और बीजेपी का चाल चरित्र चलन जो है इनके कहने से भी सामने स्पष्ट तरीके से आ जाता है। अभी इन्होंने जम्मू कश्मीर की बात की, मुझे बात बताइए, पंडितों को हमने बचाया। जब भी आप आए तो पंडितों पे अन्याय हुआ, क्योंकि आपको पता है पंडितों पे अन्याय होने का फायदा आपको पूरे देश में और पूरे जम्मू कश्मीर में मिलता है। सिलेक्टिव किलिंग, टारगेटेड किलिंग जो है वो आपके जमाने में हुई है। कहां की बात कर रहे हैं आप? सारे पंडित भागकर जम्मू कश्मीर में आ गए हैं, उनका रिहेबिलिटेशन हमने किया, उन्हें नौकरियां हमने दिया, लेकिन आपने उन्हें नौकरियों से वंचित करने का काम किया, क्योंकि पता है आपको वो वहां रहेंगे, हम उनको बचाएंगे नहीं, हम उनको मरने के लिए छोड़ देंगे। ये काम आपने पंडितों के साथ किया और पंडितों के ध्यान में ये आ गया है, इसलिए दिल्ली के पंडित जो है वो आपको वोट भी करने नहीं गए हैं। तो ये सच्चाई जो है ना सुधांशु जी, आप कितना भी ठुकरा दीजिए, आप कितना भी झूठ बोल दीजिए, और कितना भी अतुल जी वेब करने की कोशिश कीजिए, जाल बिछाएंगे, लेकिन सच ये है कि आपने नुकसान किया है देश का। ठीक है, मेरे साथ यहाँ पर विठल चौधरी जी कश्मीरी पंडित है, मौजूद है, सुधांशु जी से सवाल लेना चाहते हैं। विठल जी सवाल लीजिए।
देखिए, सुधांशु जी से सवाल लेने से पहले मैं जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उनको कुछ फैक्ट्स के साथ अवगत करवाना चाहूँगा। देखिए, 1989 की आपने बात की, आतंकवादी छोड़ा। जी ज़रूर आतंकवादी छोड़े, लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने 70 आतंकवादी छोड़े। 1989 में गांव से सारी पुलिस निकाल के, बॉर्डर एरिया से निकाल के शहरों में लाई गई ताकि इन्फिल्ट्रेशन बढ़ जाए। वो फारूक अब्दुल्ला ने किया। जो टारगेटेड किलिंग कश्मीर में शुरू हुई 1989 में, मार्च से लेकर दिसंबर तक फारूक अब्दुल्ला की सरकार, जिसको कांग्रेस ने समर्थन किया, 13 से ज़्यादा मुख्य कश्मीरी पंडित मारे गए। ये कश्मीर का एक सच है जो आप जुटला नहीं सकते। दूसरी बात जो आवश्यक यहाँ समझने की है, आपने बोला कि कश्मीरी पंडितों ने वोट नहीं किया। सवाल नहीं, वो क्योंकि उन्होंने बोला कि कश्मीरी पंडित वोट नहीं करते। तो सवाल मेरा सुधांशु जी से ये है कि देखिए, सुधांशु जी क्या ये मानते हैं कि जो कश्मीर में जो अभी जो वोट पैटर्न आ रहा है कि जम्मू जो मुख्यतः हिंदू मेजॉरिटी स्टेट है, रीजन है, वो हिंदुओं को वोट कर रहा है और कश्मीर में कंसोलिडेशन मुस्लिम मेजॉरिटी के, इसलिए बीजेपी को वोट नहीं पड़ रहे हैं। डू यू एक्सेप्ट कि वहाँ में अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो क्या आप ऐसा कुछ करेंगे कि जम्मू को जो नेग्लेक्ट किया गया है, जम्मू के हिंदुओं को, कश्मीरी हिंदुओं को जो वहाँ नेग्लेक्ट किया गया लगातार सरकारों की, जम्मू को अलग प्रदेश की मांग का समर्थन करेंगे आप? जम्मू के जो हिंदू है, कश्मीरी पंडित, उनकी शिकायत है सुधांशु जी आपकी पार्टी से थी कि जो आपको करना था वो आप नहीं कर पाए। देखिए, चौधरी साहब ने जो सवाल उठाया है उससे बहुत गंभीर कई सवाल उठते हैं। आज कश्मीर वैली में जो जितनी बेहतर स्थिति है इससे पहले कभी नहीं थी, चाहे इन्वेस्टमेंट हो, डेवलपमेंट हो या लॉ एंड ऑर्डर हो। मगर इसके बावजूद अगर कश्मीर वैली से हमको वोट नहीं मिल रहा है, इसका मतलब बहुत साफ हो गया कि जो पार्टियां समझाती हैं देश को, ये समझाने का प्रयास करती विकास पे वोट दो, बिजली पानी सड़क के ऊपर वोट दो, नौकरी और पढ़ाई लिखाई कमाई पे वोट दो, वो ये सिर्फ हिंदू समाज को समझाने के लिए कहती है कि तुम इसके ऊपर बढ़ते रहो। और दूसरे में अभी तो 2 दिन पहले की तो बात है, लद्दाख से लेकर कारगिल तक हिजबुल्लाह के समर्थन में रैली थी कि नहीं थी? बताइए, नसरुल्लाह के लिए मातम पढ़ा जा रहा था कि नहीं? और वहां से लेकर लखनऊ, सुल्तानपुर, भोपाल, हैदराबाद, सब जगह था ना। कोई चू बोला? बांग्लादेशी हिंदुओं पे तो कहते थे क्या फर्क पड़ता है, यहाँ के कश्मीरी पंडित ने तो कश्मीर में हो रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है? किसी कांग्रेस के नेता ने कहा कि लेबनान में कुछ हो रहा है और वो भी हिजबुल्लाह एक आतंकवादी संगठन है, उसका यहाँ क्या मतलब है? सब मौन। यानी एक समाज को तो जोड़े रहो हमास और हिजबुल्लाह तक, और दूसरे को तोड़े रहो किसमें? भाषा में, क्षेत्र में, उत्तर में, दक्षिण में, अगड़े में, पिछड़े में, दलित में, सवर्ण में। इस कारण से यह समस्या है। जम्मू और के इसलिए कश्मीरी पंडितों के लिए आपने वो नहीं किया जिसकी अपेक्षा थी। सवाल ये है सुधांशु जी। सवाल देखिए, बता रहा हूं, आज हमने हालात में ये बदलाव किया है कि कश्मीर में के अंदर यह स्थिति बनी है कि पहली बार कश्मीर में ईमानदारी से स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव हो पाए। जो मैंने बोला, अब ना आईएसआई के झंडे दिखते हैं, ना पत्थरबाजी दिखती है, ना पाकिस्तान के झंडे दिख रहे हैं। अब परिस्थिति में बदलाव आया है और पहली बार इन्वेस्टमेंट आना शुरू हुआ है। इन्वेस्टमेंट भी यूएई की तरफ से आना शुरू हुआ है। 2 एम्स जुड़े हैं। यानी अब हमने बदलाव की वह परिस्थिति उत्पन्न की है कि आने वाले समय में यह चीज उस स्थिति में जाएगी कि कश्मीरी पंडितों का अभी तक पुनर्वास उतना नहीं हो पाया है। गृह राज्य मंत्री ने जवाब दिया केवल 5000 लोगों का ही पुनर्वास की स्थिति बन पाई है, परंतु आने वाले समय में हम पूरी तरह आश्वस्त हैं। आप ये भी समझिए ना, अगर 75 साल की बीमारी है। गिरिराज सिंह ने बयान दिया है कि हरियाणा में हिंदुओं को बांटने की कोशिश नाकाम हुई है। बड़ी खबर इस समय की, गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान दिया है। केंद्रीय मंत्री हरियाणा के रुझानों पर गिरिराज सिंह का कहना है कि हरियाणा में हिंदू नहीं बटे। 49 सीटों पर आ चुकी है बीजेपी की बढ़त और 35 पर कांग्रेस है। सुधांशु जी, देखिए, यहाँ पर जो मैं पहले बोल रहा था, अगर आप मेरे पिछले वक्तव्य को देखें तो वो इसके साथ कनेक्ट हो जाता है। अगर हम सिर्फ एक सिंपल सी बात पूछें, अंग्रेजों के बारे में कहा जाता हम लोगों से डिवाइड एंड रूल, तो मैं दर्शकों से कहता हूं किस चीज में डिवाइड करते थे हमको? हमें तो बचपन से पढ़ाया गया कि साहब हम जात बिरादरी में बटे रहे इसलिए गुलाम हो गए। और मैं एक और याद दिलाना चाहता हूं दर्शकों को, इसी हरियाणा में पानीपत भी तो है। पानीपत की तीसरी लड़ाई में क्या हुआ था? जब मराठे लड़ने आए थे अहमद शाह अब्दाली से, उस समय हमारे बहुत से उत्तर भारत में राजा प्रभावी थे, जिसमें राजपूत राजा भी थे, जाट राजा भी थे, सिख राजा भी थे। उस समय सबको लगा ये मराठों की लड़ाई है, हमसे क्या फर्क पड़ता। और एक बार वो हारे और देश कमजोर हुआ। फिर जब अंग्रेज आ गए तो सब खत्म हो गया। तो बटने के बाद कटना क्या होता है, और 200 साल लगे उस गुलामी से आने के बाद। 1764 में हुई थी पानीपत की तीसरी लड़ाई। 125 साल लगे थे छत्रपति शिवाजी के जमाने से लेके उस साम्राज्य को वहां तक पहुंचाने में, और फिर 200 साल पीछे चला गया। तो ये धरती गवाह देती है
कि यदि आप बढ़ते हैं तो किस तरीके से ठीक कटते है। हैं और इतिहास के किस गर्त में समा जाते हैं। अतुल जी कुछ जवाब दे रहे हैं, उसके बाद अक्कू श्रीवास्तव भी सुधांशु जी आपसे सवाल लेना चाहते हैं, लेकिन अतुल जी पहले आप जवाब दीजिए, फिर मैं अक्कू श्रीवास्तव का रुख करूंगी। अरे मेरा भी तो सवाल ले लीजिए, बैठे हुए देखिए सुधांशु जी, थोड़ा सा डेट तारीख इतिहास बराबर बताती जाइए, क्योंकि मैंने आपको कई बार बोला है कि अतुल लोंढे पाटिल बैठा हो तो इतिहास बराबर बता दिया कीजिए। 1751 में तीसरी पानीपत की लड़ाई हुई थी, पहली 1526, दूसरी 1555 और तीसरी 1761 में हुई थी। पहली बात। दूसरी बात, बंटने वाले भी लोग आप ही थे, बांटने वाले लोग तब भी विचारधारा के हिसाब से आप ही थे। छत्रपति शिवाजी महाराज को शूद्र कहकर राजा का दर्जा न देने वाले आप ही के विचारधारा के लोग थे, और अंग्रेजों के साथ मिलकर मुस्लिम लीग के साथ बैठकर सरकार बनाकर इस देश का हिंदू मुसलमान में विभाजन करने वाले भी आप ही लोग थे। अब रही बात फॉरेन पॉलिसी की, हम तो सरकार के साथ खड़े हैं। आप हिजबुल्लाह हमास को बैन क्यों नहीं करते? हम तो सरकार के साथ खड़े हैं। हमने कहा बांग्लादेश की बात है, हम सरकार के साथ खड़े, क्यों आप मदद नहीं करते? इस समय बड़ी खबर आ रही है, जयराम रमेश ने बड़ा बयान दिया है इलेक्शन कमीशन के ऊपर, सीधा बयान जयराम रमेश का। चुनाव आयोग पर जयराम रमेश ने कहा कि जानबूझकर धीमे आंकड़े बताए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। अब ये इसको का क्या कहा जाए? एक तरीके से अतुल जी ये फिर से रोना शुरू हो गया। आंकड़े आ तो रहे हैं, आप आपके फेवर में नहीं जा रहे, तो चुनाव आयोग धीमे बता रहा है। सुन लेते हैं जयराम रमेश ने क्या कुछ कहा। शोभना जी, बदल गया है, सब बदल रहा है, आंकड़े धीरे बताए जा रहे। तो ये जयराम रमेश ने कहा है। मेरे साथ मुमताज जी मौजूद है, वो सुधांशु त्रिवेदी से कुछ सवाल लेना चाहते हैं। मुमताज जी, मैं पहला सवाल, चूंकि हिजबुल्लाह का जिक्र आया, तो मैं जानना चाहता हूँ सुधांशु त्रिवेदी जी जो हैं वो अमेरिकी पार्लियामेंट के मेंबर पार्लियामेंट है या भारतीय पार्लियामेंट के मेंबर पार्लियामेंट हैं? क्योंकि भारत सरकार ने तो अभी हिजबुल्लाह को आतंकवादी संगठन कहा नहीं, नंबर 1। नंबर 2, कश्मीर के बारे में आपने कहा कि वहाँ लाल चौक पे अब तिरंगा फहराया जाता है। मैं मानता हूँ कांग्रेस का जिक्र किया, लेकिन क्या वजह है कि जब हमारे गृह मंत्री वजीर दाखिला अमित शाह ने पार्लियामेंट में कहा था कि जब कश्मीर में अमन आ जाएगा तो हम वहाँ पे कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा दे देंगे, उसको बहाल कर देंगे, क्या वजह है कि लोकसभा में सब कुछ ठीक होने के बावजूद आपने फिर ये जो रियासती इलेक्शन हुआ है, असेंबली इलेक्शन हुआ है, इसको यूटी ही रखा? क्यों इसका दर्जा बहाल नहीं किया, क्या वजह है? मुझे लगता है कि आपके जो भी प्रतिनिधि हैं वो थोड़ी बचकानी बात कर रहे हैं। किसी भी संगठन को आतंकवादी तब घोषित किया जाता है जब वो आपके देश में हो। अब आप कहेंगे आयरिश रिपब्लिकन आर्मी को क्यों नहीं किया? अब आयरिश रिपब्लिकन आर्मी यहाँ थोड़ी काम करती मेरे भाई। हिजबुल्लाह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घोषित आतंकवादी संगठन है, तो हर राज्य को उसको करते, मतलब क्या मजाक की बात है, ऐसा बचकानी बात करने लगते हैं। अरे भाई, भारत में गतिविधि होगी तो भारत में घोषित होगा जब भारत, मगर मजे की बात ये है कि इनकी बात का भाव। मुमताज जी, मुझे लगता है हरियाणा के चुनाव में रहना चाहिए। अक्कू श्रीवास्तव क्या सवाल है? क्या था उसके बगैर? सारे दर्शक उस भाव को देखें, सुधांशु जी, इंडिया उसके खिलाफ है क्या? इंडिया वो डिक्लेरेशन के साथ नहीं है। सुधांशु जी, आप झूठ बोल रहे हैं, इसलिए मैं जो आपको डिस्टर्ब कर रहा हूं। भाव ये है, मैं आपको करेक्ट करता हूं, जो यूएन में रखा गया है उसमें इंडिया पार्टी क्यों नहीं है? मुझे लगता है हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव पे रहना चाहिए। मैं सुनिए, 370 हटाया, विकास की बयान की बात की, सब कुछ किया, लेकिन जम्मू कश्मीर में मुकम्मल रियासत वाला दिखाई दे रहे हैं रुझानों में, जैसे कि आप दावे कर रहे थे। देखिए, पहले आपके दोनों साथी लोग अतुल पाटिल जी जब बैठे हो तो कहते हैं ये नहीं होना चाहिए, और ये देखिए दोनों एक प्रकार से बोलने लगे कि हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन नहीं है। मतलब टेक्निकली ये प्रूव करने में लग गए, दिल की आरज़ू जुबान पे आ गई मेरे भाई। यही तो हम कहना चाहते थे। वो कह रहे हैं कि टेक्निकली भारत ने नहीं किया, दूसरे कह रहे हैं टेक्निकली सपोर्ट नहीं किया। मतलब आपके अरमान उभर के सामने आ गए, कश्मीर से लेके हिजबुल्लाह पे पहुंच गए। अब फिर डिस्टर्ब करने लगे, अब कोई ऑप्शन ही नहीं है चिल्लाने के अलावा। आप क्यों बात कर रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं, अब तो एक्सपोज हो गए। यहाँ पर अलीमुद्दीन साहब है, मुझे लगता है उन्हें स्क्रीन पे लाना चाहिए। अलीमुद्दीन साहब, आप बड़ा चिल्ला रहे हैं, बोलिए क्या कह रहे हैं? सुन लीजिए अतुल जी। हाँ, बात कीजिए। सुबह से बड़ी अच्छी बातचीत चल रही है, हरियाणा का रिजल्ट आ रहा है, कश्मीर का रिजल्ट आ गया, उस पर बात कीजिए।
आप ठीक है, उनसे भाग रहे चलिए ठीक है। अलीमुद्दीन साहब, सुधांशु त्रिवेदी, जैसी की कल्पना या जैसी की उम्मीद आपने की थी जम्मू कश्मीर के नतीजों को लेकर, उसमें मुझे लग रहा है कि थोड़े से आप ज्यादा आपने उम्मीद कर ली। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, अलीमुद्दीन साहब को जानकारी नहीं है क्या? मैंने तो अपने पहले स्टेटमेंट में बोला हिजबुल्लाह के पक्ष में समर्थन तो हुआ कहां? कारगिल और लद्दाख में। आपसे बड़ा सियासी आदमी हूँ मैं। अरे भाई, मेरे भाई बात तो सुनिए, काहे परेशान हो रहे हैं? सुधांशु जी, हम आपका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। अलीमुद्दीन साहब, आपने मेरा स्टेटमेंट सुना नहीं? नहीं सुनिए आपने, बीच में सारे दर्शक देख रहे हैं, बीच में आप लोग बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। मुसलमानों पर लगा दिया। पानीपत की लड़ाई आजादी की लड़ाई लड़ी गई है। आखिरी लड़ाई पानीपत की हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए लड़ी गई है। पानीपत में मौलाना शहीद इस्माइल साहब रहमतुल्लाह अलैह। अब देखिए, आज हरियाणा के कुरुक्षेत्र में चुनाव हो रहा है, तो फिर ये सब मुद्दे भी आएंगे। सुधांशु त्रिवेदी, जवाब दीजिए और अपनी बात पूरी मैं कीजिए। अलीमुद्दीन साहब, मैं आपकी कोई वो नहीं कर रहा था, अपमान नहीं कर रहा था। मैं तो सिर्फ कह रहा था आपने सुना नहीं। मैंने तो कारगिल और उसका उदाहरण दिया। चलिए ठीक है, अक्कू श्रीवास्तव को ले आते हैं। अक्कू श्रीवास्तव, वरिष्ठ पत्रकार, आइए अक्कू जी, आइए अक्कू जी, सवाल पूछिए। से बाहर मत जाओ, कश्मीर की बात की मैंने भाई। सुधांशु जी, बताइए। हाँ हेलो, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अभी इस समय आंकड़े अगर देखे जाएं सुधांशु जी, तो इसमें अभी भी दिक्कत ये है कि कांग्रेस 1% आंकड़ों के साथ आपसे आगे है भारतीय जनता पार्टी से। तो वो, और जबकि दूसरी राष्ट्रीय पार्टी आप और बसपा जो है वो 1% के आसपास ही हैं। ऐसी स्थिति में कभी भी स्थिति बदल सकती है, क्योंकि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट वाला मामला है। तो एक, या तो अंतर, इसका मतलब ये मानते हैं कि जो जीत हार का अंतर है वो बहुत कम होगा, और दूसरी क्या वजह है कि अभी भी आपके आंकड़े जो हैं कांग्रेस से कम है परसेंटेज में टोटल पोल्ड वाले? देखिए, मैंने तो पहले ही कहा था कि अंतिम निष्कर्ष, अंतिम परिणाम आने के बाद ही निकाला जाए। आप मेरा पहला वक्तव्य देख लीजिए रिमाइंड करके। परंतु जिस दिशा में रुझान स्थिर होते दिखाई पड़ रहे हैं, वो मुझे लग रहा है कि निर्णायक रूप से हमारे पक्ष में जाएंगे। परंतु जयराम रमेश जी का जो बयान आया है, ये मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो अपनी संभावित हार की पेशबंदी अभी से करने लगे हैं, क्योंकि इस समय तो काउंटिंग चल रही है। उनके काउंटिंग एजेंट भी तो अंदर बैठे हुए होंगे, उनसे तो जानकारी उनको मिल रही होगी बाहर। जब आप हारने लगते हैं तो ईवीएम खराब, ईवीएम की बात करते हैं। अब आपके अगर नतीजे आपके हक में नहीं जा रहे तो आप चुनाव आयोग को घेर रही है, ये कैसी बात है? जम्मू कश्मीर के नतीजे चुनाव आयोग ठीक दे रहा है, वो आपके हक में जा रहे हैं। हरियाणा के जानबूझ के धीमे दे रहा है। देखिए, पहले तो मैं सुधांशु जी का जवाब दूं, अभी बीच में बोलना नहीं। पहले आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, पत्थर में मार रहे हैं, बाद में लड़िएगा। हाँ, दे रहा हूं ना। नहीं, वो धीरे आ रहे हैं, ये बात सही है। धीरे छोड़ा जा रहा है, क्योंकि हमारे पास भी रिजल्ट है। मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि 26 सीटों का गणित है और बदलेगा। लेकिन अभी मैं इनको बता दूं कि ये पत्थरबाज अंदर है, सब कुछ शांत है, इन्वेस्टमेंट भी आ रही है। एक्चुअल इन्वेस्टमेंट तो जगह पे कुछ नहीं है, लेकिन हिजबुल्लाह के समर्थन में मोर्चे निकल रहे हैं। क्या इनके समर्थन से निकल रहे? क्या ये ऐसा हिंदू मुसलमान करने के लिए ऐसा होने दे रहे? और दूसरी बात, इंटरनेशनल डिक्लेरेशन में इंडिया इज नॉट विद दैट डिक्लेरेशन। भारत उसके साथ नहीं है। नहीं, इन्हें मौका नहीं देंगे हम झूठ बोलने का। सुधांशु को झूठ बोलने की बात, हाँ तो वो तो बात करते ना हम, वो ये चुनाव भी नहीं लड़ सकते वहां पर जाकर। इतनी बड़ी बातें करते हैं, वहां जाकर चुनाव नहीं लड़ सकते। हरियाणा के नतीजों पर बात कीजिए। ये सुधांशु ने अटकाया। इलेक्शन कमीशन के ऊपर के नतीजे धीमे दे रहे हैं, इस तरीके के आरोप का क्या मतलब है? क्योंकि हमारे पास हमारे पास नतीजे हैं। चलिए बताइए, 12 बजने जा रहा है, 12 बजने जा रहा है, 5 घंटे की काउंटिंग पूरी हो गई है। क्या कह रहे हैं अतुल पाटिल के आंकड़े, बताइए कितनी सीटें आपकी आ रही हैं? बचा नहीं है मैं आपको बता रहा हूं, हम 55 प्लस सीटें जो है वो आखिरी में जीतते हुए आपको दिखाई देंगे। हमारे पास है, अंतर पट चुका है, इसीलिए वो बात सामने रखी गई है। इलेक्शन कमीशन जिस तरह से करता है सबको मालूम है, लेकिन सुधांशु जी झूठ बोल रहे थे तो जवाब देना जरूरी है। काफी झूठ बोलते हैं सुधांशु। अरे अतुल जी, हो गया जवाब। देखिए, वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल जी यहाँ पर मौजूद है, वो भी कुछ प्रश्न लेना चाह रहे हैं। आइए रामकृपाल जी। नहीं, मैं कोई प्रश्न नहीं लूंगा जी। मैं केवल ये कह रहा हूं कि देखिए, अगर प्रवक्ताओं की बॉडी लैंग्वेज आप देख सकती हैं तो समझ जाइए कि रिजल्ट किस दिशा की ओर जा रहा है। हो सकता है कि आखिरी क्या हो नहीं हो, लेकिन सुबह से जो आक्रामकता बिल्कुल कांग्रेस में नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे अब जब पानीपत की लड़ाई और इतिहास की बातें होने लगे तो मान लीजिए, चुका है सर जी, तो मान लीजिए कि मामला कुछ
जो सवेरे था वो नहीं होता दिख रहा है। चलिए रामकृपाल जी, अब मैं सभी मेहमानों का धन्यवाद देना चाहूंगी। यहाँ पर हमें रुकना होगा एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है और अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी प्रत्युष और चंदन सिंह। की नाराजगी, जाटों की नाराजगी जेजेपी पे भारी पड़ रही है और वही नतीजों में